हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं जितेंद्र कुमार आप ही के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लास्ट क्लास के अंदर भाग 5 में पढ़ा था और 5 के अंदर हमने राष्ट्रपति की पर चर्चा की थी। और राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल 55 तक हमने बात कर ली थी। नेक्स्ट आर्टिकल पर अभी चर्चा करते हैं। यानी हम कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? संविधान का भाग 5। इसके अंदर किसका उल्लेख किया गया है? संघ सरकार का। किन आर्टिकलों में इसका उल्लेख किया गया था? आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 के अंदर। इसके 5 भाग थे जिनमें हमने कार्यपालिका पर चर्चा की थी। यानी कार्यपालिका जो संघीय जो कार्यपालिका है उसको पढ़ रहे थे। और कार्यपालिका के अंदर हम बात की थी सबसे पहले राष्ट्रपति की। और राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 55 तक हमने चर्चा कर ली थी। इनका उल्लेख जो है वो आर्टिकल 52 से 62 तक किया गया। तो आर्टिकल 55 तक बातें कर ली थी हमने। अभी आर्टिकल 56 पर बात करते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 56 जिसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किया गया। किसमें? आर्टिकल 56 में कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। दोस्तों, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो जिस दिन पद ग्रहण करता है, यानी पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। जिस तिथि को वो पद ग्रहण करता है, यानी जिस दिन वो शपथ लेता है उस दिन से लेकर 5 वर्ष के लिए होता है। और आप देखते हैं कि लगभग राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेता है। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भी 25 जुलाई को ही शपथ ली थी। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति जिस तिथि को शपथ लेता है उस तिथि से लेकर के 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। लेकिन कुछ कारण है जिनके कारण उन्हें पहले भी हटाया जा सकता है। 2 कारण इसके मुख्य है। कौन कौन से इसके 2 मुख्य कारण है? पहला कारण तो यह है कि अगर राष्ट्रपति अपनी इच्छा से उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देता है तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भी समाप्त हो सकता है। कौन सा पहला कारण है? त्याग पत्र। यानी राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से उपराष्ट्रपति को अगर त्याग पत्र दे देता है 5 वर्ष से पहले तो उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। दूसरा कारण कौन सा है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या अतिक्रमण करता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि संवैधानिक कदाचार की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो दूसरा कारण क्या है? महाभियोग के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। ये 2 मुख्य कारण हैं जिनको राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें ध्यान रखना कि राष्ट्रपति जो त्याग पत्र देता है वो उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। यानी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी सबसे पहले सूचना किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अध्यक्ष को देता है।
ठीक है। दूसरी बात इसमें यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पद की अगर पदावधि समाप्त हो जाती है तो भी राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति की जो पदावधि है वो 5 साल पूरी हो रही है आज, लेकिन आज किसी कारणवश चुनाव नहीं होते हैं, तो जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं करेगा तब तक वही राष्ट्रपति जो वर्तमान में है वही पद पर बना रहेगा। तो आर्टिकल 56 के अंदर राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, लेकिन कुछ कारण हैं जिनसे वो उन्हें पद से पहले भी यानी समय से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। कौन से कारण है? राष्ट्रपति अपनी अगर स्वेच्छा से त्याग पत्र देता है तो वो समयावधि या कार्यकाल से पहले पद से हट सकता है। दूसरा कारण, अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसे कार्यकाल से पूर्व यानी 5 वर्ष से पूर्व हटाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति इसकी सबसे पहले सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को। और नेक्स्ट बात थी कि राष्ट्रपति जो है वो पदावधि समाप्त होने के बाद भी अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। ये बातें आर्टिकल 56 में बताई गई। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 57 की। आर्टिकल 57 जिसके अंदर पुनर्निर्वाचन की पात्रता का उल्लेख किया गया है। पुनर्निर्वाचन की पात्रता यानी आर्टिकल 57 जो है इसमें किसका उल्लेख किया गया है? पुनर्निर्वाचन की पात्रता, यानी राष्ट्रपति क्या पुनर्निर्वाचित हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या पात्रता चाहिए, इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों आर्टिकल 57 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है और जितनी बार चाहे उतनी बार निर्वाचित हो सकता है, यानी जब तक वो जिंदा है वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है। ऐसा भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 57 के तहत। अगर हम बात करते हैं अमेरिका के संविधान की, अगर यूएसए के संविधान की हम बात करते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं होता है। वहां पर राष्ट्रपति केवल 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हो सकता है, केवल 2 कार्यकाल के लिए, ठीक है। और वहां के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल कितने का होता है? 4 वर्ष का होता है, इसलिए 4 और 4 यानी 8 वर्ष के लिए ही निर्वाचित हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ भारत के अंदर क्या है कि एक राष्ट्रपति कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है। तो आर्टिकल 57 में बस इतना सा उल्लेख है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता का उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 58 की। आर्टिकल 58 जो राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यता का इसमें प्रावधान किया गया है, यानी राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता या अर्हता क्या चाहिए, यानी एक राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी हमारे पास योग्यता होनी चाहिए, उसका उल्लेख आर्टिकल 58 में किया गया है। पहली योग्यता क्या बताई गई है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता क्या बताइए कि वो भारत का नागरिक हो। बस इतना सा लिखा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए।
ये बात नहीं लिखी गई है कि वो मूल रूप से या जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या क्या लिखा गया है? केवल भारत यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता ले लेता है तो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, वो भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है अगर उसने भारत की नागरिकता ले ली है, क्योंकि संविधान में केवल इतनी लाइन लिखी है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बात नहीं लिखी गई है कि वो जन्म से या मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए। जबकि अमेरिका के अगर संविधान की बात करें तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि वही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है जो जन्म से अमेरिका का नागरिक हो। तो पहली योग्यता क्या बताइए? कि भारत का नागरिक होना चाहिए। यहां से कथन वाले क्वेश्चन बड़े सुंदर बनते हैं। अगर उसने ये कह दिया कि भारत का नागरिक हो, ये हमारी पात्रता लिखी है, लेकिन अगर उसने मूल रूप से या जन्म से अगर एक शब्द भी जोड़ दिया बीच के अंदर, यानी भारत का मूल नागरिक हो, अगर इतना सा दे दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ एग्जामर क्या करता है, एग्जाम जो प्रश्न पत्र बनाने वाला क्या करता है, शब्दों से खेलता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना। दूसरा क्या इसमें योग्यता बताई गई है कि 35 वर्ष वो पूरी कर चुका हो। कितने वर्ष? 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष उसकी हो चुकी हो, वो व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। तीसरा इसमें बताया गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूं। और चौथा जो इसमें बताया है कि लाभ के पद पर नहीं हो। दोस्तों, ये राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं निर्धारित की गई है आर्टिकल 58 में कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल रूप से या जन्म से, ये बात नहीं लिखी गई है। दूसरी इसमें योग्यता थी कि वो 35 साल पूरी कर लिए हो। तीसरी थी कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि एग्जाम के अंदर संसद शब्द आ जाता है, और संसद शब्द आते ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि संसद के अंदर राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन आते हैं, जबकि यहाँ पर बात केवल लोकसभा की गई है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथी जो इसमें योग्यता बताइए वो बताइए लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये जो लाभ का पद है, संविधान में कहीं पर भी इस लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इतना मेंशन जरूर किया गया है कि कौन से पद है वो लाभ का पद नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी हम सामान्यतः अगर देखते हैं तो जो सरकारी नौकरी में होते हैं, जो सरकार से किसी भी प्रकार से लाभ या सेवाएं लेते हैं, उन्हें हम लाभ का पद मानते हैं। लेकिन ऐसा संविधान के अंदर कहीं पर भी लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन इतना बता दिया कि कौन कौन से पद लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। तो वो कौन से बताए गए हैं? राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, संघ व राज्यों के मंत्री। ये चार बातें बताई गई। कौन कौन से? लाभ के पद के अंतर्गत किन किन पदों को नहीं रखा गया है? इसमें आर्टिकल 58 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद और संघ और राज्यों के जो मंत्री होते हैं, इनके पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि अगर वर्तमान में कोई राष्ट्रपति है, वो नेक्स्ट राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मतलब चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो बिना त्याग पत्र दिए चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, यह हो गया लाभ के पद का मतलब। यानी कोई मंत्री है और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहा है, तो पहले मंत्री के पद से इस्तीफा देना या त्याग पत्र देना उसके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, और तो ये चार योग्यताएं हैं जो राष्ट्रपति के लिए लागू होती है।
भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरी कर ली हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, केवल लोकसभा का न कि राज्यसभा का लाभ के पद पर नहीं हो। और ये 4 पद हैं जो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 59 की। ये तो आर्टिकल 58 के अंदर 4 प्रकार की योग्यताएं बताती राष्ट्रपति पद के लिए। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्तें लागू होंगी वो बताई गई है। यानी ये जो योग्यताएं हैं ये बहुत से लोग पूरी कर लेते हैं, जो 35 साल का उम्र हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और बेरोजगार है। तो राष्ट्रपति पद के लिए ये योग्यता तो पूरी करने वाले बहुत से मिल जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 59 है वो इसको कठिन बना देता है। आर्टिकल 59 जो राष्ट्रपति पद के लिए जो कंडीशन लागू होगी, शर्तें लागू होंगी, उसका उल्लेख इसमें किया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, यानी आर्टिकल 59 है वो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन को थोड़ा कठिन बना देता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पर कंडीशन दी गई है, शर्तें दी गई है जो हर कोई व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए कठिन हो जाता है। कौन कौन सी शर्तें दी गई है? इसमें कहा गया है कि अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा होता है तो उसको नामांकन के लिए, राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए उस उम्मीदवार के पास 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए। कितने प्रस्तावक? 50। और 50 होने चाहिए उसके पास अनुमोदक। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसके पास 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए, यानी 50 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो ये कहते हैं एक प्रस्ताव के ऊपर लिख के देते हैं कि हम इस व्यक्ति को खड़ा करना चाहते हैं और उस प्रस्ताव पर साइन करते हैं। कौन? 50 व्यक्ति प्रस्तावक, यानी प्रस्ताव पर 50 व्यक्तियों का साइन किया हुआ एक प्रस्ताव देते हैं। ये 50 प्रस्ताव, 50 व्यक्ति। दूसरे होते हैं अनुमोदन। अनुमोदक कह दिया, इसको समर्थक भी कह सकते हैं। ये 50 वो होते हैं जो इनका समर्थन करते हैं कि ठीक है हम भी आपके साथ हैं, यानी हाँ में हाँ मिलाने वाले। 50 व्यक्ति तो ऐसे हो गए जो प्रस्ताव पर साइन करके देते हैं कि हम इस व्यक्ति को खड़ा करना चाहते हैं। और 50 कौन से हो गए? अनुमोदक, यानी उसके समर्थक हो गए, हाँ में हाँ मिलाने वाले के ठीक हम भी आपके साथ हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक चीज ध्यान रखना, ये जो 50 व्यक्ति होते हैं, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यानी ये जो 100 व्यक्ति होते हैं, ये किसके सदस्य होते हैं? निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। किसके सदस्य होते हैं? निर्वाचक मंडल के, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। यानी निर्वाचक मंडल के ये 100 सदस्य होंगे। दूसरी बात यहाँ ये ध्यान रखनी है कि मान लीजिए एक कैंडिडेट है कोई, उसके समर्थन, उसके 50 प्रस्तावक आ गए और 50 अनुमोदक आ गए, यानी उसके पास कितने व्यक्ति आ गए? 100 आ गए। ये 100 कहां से आए? निर्वाचक मंडल से आए। अब मान लीजिए बी कैंडिडेट है, उसके जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे, वो 100 व्यक्ति इन 100 में से नहीं होना चाहिए। अन्य निर्वाचन मंडल के अन्य 100 व्यक्ति इसके पास आने चाहिए। कहने का मतलब एक कैंडिडेट के बाद जो 100 व्यक्ति आएंगे, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक के रूप में, वो उन 100 व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति बी कैंडिडेट का प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं बन सकता है। और ये कहां से आते हैं प्रस्तावक या अनुमोदक? निर्वाचन मंडल से आते हैं, यानी निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो पहली जो शर्त बताई गई है राष्ट्रपति पद के लिए वो यही है कि उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद के नामांकन हेतु 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। दूसरी इसमें जो शर्त बताई गई है वो ये बताई गई है कि 15,000 रुपए
जमानत राशि, उम्मीदवार को 15,000 रुपए जमानत राशि आरबीआई के अंदर जमा करवानी होगी। दूसरी क्या कंडीशन है कि जो कैंडिडेट होगा उसको 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में आरबीआई के पास जमा करवानी होगी। ये दो मुख्य राष्ट्रपति पद के लिए क्या है, शर्तें हैं। अगर कुल डाले गए मतों का किसी कैंडिडेट को 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं होंगे तो उसकी ये जो 15,000 जमानत राशि है इसको जब्त कर ली जाएगी। क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। तो आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति पद के लिए ये दो शर्तें लागू की गई हैं। पहली शर्त ये कि उम्मीदवार के पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। दूसरी शर्त वो 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में आरबीआई के पास जमा कराएगा। अगर उसे 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं होते हैं कुल डाले गए मतों का तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 60 की, जिसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया, आर्टिकल 60 में शपथ का उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति पद की शपथ कह सकते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके समक्ष लेता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। और बाई चांस मुख्य न्यायाधीश उस दिन अनुपस्थित रहता है तो जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति अपने पद की शपथ किसके समक्ष लेता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। देखो दोस्तों, जो मंत्री होते हैं चाहे संघ के हो या राज्य के मिनिस्टर्स होते हैं वो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेते हैं, अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति है ये किसकी शपथ लेता है, अपने पद और संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। यानी राष्ट्रपति किसकी शपथ लेगा, पद और संविधान की रक्षा की शपथ लेगा। मंत्री किसकी शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा जब भी राष्ट्रपति शपथ समारोह देखा होगा, राष्ट्रपति का सुना होगा टीवी रेडियो पे, तो आपको मैं एक झलक दिखा देता हूँ राष्ट्रपति की शपथ की। राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो सबसे पहले आता है कि मैं अमुक की जगह राष्ट्रपति का नाम आता है कि मैं XYZ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के संविधान और विधि की रक्षा करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। निरत का मतलब होता है लगा रहूंगा, काम में लीन रहूंगा। तो जनता की सेवा करूंगा और संविधान और विधि
का संरक्षण करूंगा, परिरक्षण करूंगा, प्रतिरक्षण करूंगा और राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा। ये 3 इंपॉर्टेंट शब्द बोलता है। कौन कौन से? राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, ठीक है। दूसरा शब्द बोलता है संविधान व विधि का परिरक्षण संरक्षण या प्रतिरक्षण करूंगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट शब्द बोलता है वो बोलता है कि भारत की जो जनता है, इस जनता की सेवा व कल्याण में निरत रहूंगा। ये अपने शब्द के अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट शब्द बोलता है कि राष्ट्रपति पद का जो भी कार्य होगा वो उसका मैं पालन करूंगा, अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण, इन तीनों ही शब्दों का अर्थ लगभग समान या रक्षा करूंगा और भारत की जो जनता है उसकी सेवा व कल्याण में निरत रहूंगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो अपने पद की शपथ ले रहा है। क्या कह रहा है? पद का कार्यपालन करूंगा। और दूसरा क्या कह रहा है? संविधान का परिरक्षण करूंगा, यानी संविधान की रक्षा की शपथ लेता है, जबकि मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। ये था आर्टिकल 60 में। दोस्तों अब बात करेंगे हम आर्टिकल 61 के अंदर, जिसमें महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि जब भी राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो महाभियोग के द्वारा उन्हें पद से किस प्रकार से हटाएंगे, इसका प्रावधान आर्टिकल 61 में किया गया है। तो देखते हैं आर्टिकल 61 को। महाभियोग प्रक्रिया, ये जो महाभियोग प्रक्रिया है ये हमने कहां से ली है? अमेरिका से ग्रहण की है। अमेरिका के संविधान से भारत ने ग्रहण किया महाभियोग प्रक्रिया को। ये महाभियोग प्रक्रिया कब लाई जाती है, इसका आधार क्या रहता है? दोस्तों जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है या अतिक्रमण करता है, या हम कह सकते हैं संवैधानिक कदाचार, जब संवैधानिक कदाचार की स्थिति हो जाती है तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है। तो महाभियोग प्रक्रिया का आधार क्या है? संविधान का उल्लंघन, अतिक्रमण या संवैधानिक कदाचार। किस देश से लिए? अमेरिका के संविधान से लिए। ये महाभियोग प्रक्रिया चलाती कौन है? हमारे देश की जो संसद है ये महाभियोग प्रक्रिया चलाती है राष्ट्रपति पर, ठीक है। यानी महाभियोग जब लाया जाता है तो महाभियोग संसद की एक कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। यानी महाभियोग है ये संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब जब ये महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है तो संसद अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करती है, इसलिए महाभियोग को संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा गया है। अब एक नया शब्द फिर आ गया, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या है?
तो दोस्तों इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक होती है न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, और एक होती है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्या अंतर होता है इसमें न्यायिक प्रक्रिया के अंदर और अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में? तो दोस्तों न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है कि जहां ऐसी प्रक्रिया जिसमें न्याय करने वाला कोई न्यायाधीश होता है या न्यायालय का सदस्य होता है और उसके द्वारा जो फैसला दिया जाता है वो तो होता है न्यायिक फैसला, और उस फैसले के दौरान जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। यानी सामान्य शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि न्यायिक प्रक्रिया का मतलब ये हो गया कि न्याय करने वाला अगर कोई जज है तो वो प्रक्रिया कौन सी होती है? न्यायिक प्रक्रिया होती है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर न्याय करने वाला कोई न्यायालय का सदस्य नहीं होता, यानी कोई जज नहीं होता, बल्कि कोई अन्य व्यक्ति होता है। तो उसके द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। कैसे? एक उदाहरण देता हूं। आप देखते हैं कि हमारे जो एसडीएम साहब है और हमारे जो कलेक्टर साहब होते हैं, डीएम बोलते हैं जिन्हें, इनको मजिस्ट्रेट पावर होती है, यानी न्यायिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, और ये इन शक्तियों के माध्यम से किसी व्यक्ति को 6 वर्ष का कारावास दे सकता है। हमारे कलेक्टर साहब की बात करूं तो वो 6 वर्ष का कारावास दे सकता है या आर्थिक दंड दे सकता है। यानी जो एसडीएम है, कलेक्टर है, ये एक प्रकार से न्याय ही करते हैं, लेकिन क्या न्याय करने वाले न्यायाधीश है क्या? ये नहीं है, यानी अन्य व्यक्ति है। तो इनके द्वारा जो फैसला दिया जाता है वो अर्ध न्यायिक फैसला होता है, और उस समय उस जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो क्या होती है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। जो कि कोर्टों के अंदर जो फैसले दिए जाते हैं एक जज के द्वारा दिए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? न्यायिक प्रक्रिया होती है। अब देखो हमने इसको संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों माना है? तो यहाँ पर महाभियोग कौन ला रही है? संसद ला रही है, और संसद महाभियोग ला करके एक प्रकार से न्याय कर रही है। लेकिन क्या संसद न्यायालय है क्या? क्या इसमें न्यायाधीश बैठते हैं? नहीं बैठते। इसलिए इसको संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा गया है। तो ये बेसिक सा अंतर है न्यायिक प्रक्रिया और अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में। हमारी बात चल रही थी कि महाभियोग प्रक्रिया पर। यह हमने अमेरिका के संविधान से लिया। इसका आधार है राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करना, और यह प्रक्रिया संसद चलाती है। महाभियोग प्रक्रिया जो है वो संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब बात आती है कि महाभियोग किस प्रकार से लाया जाता है, किस प्रकार से ये महाभियोग की प्रक्रिया चलती है। तो दोस्तों ये जो महाभियोग है ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, यानी संसद के अंदर किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मान लीजिए संसद है और इसके 2-3 भाग हो गए, इसके 2 सदन हो गए, एक होगी लोकसभा और एक होगी राज्यसभा। मान लो राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन कर दिया, ऐसा संसद के लोकसभा सदन को लगा, और लोकसभा ने उस पर आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ महाभियोग लाना चाह रही है। तो अगर लोकसभा ने क्या करेगी, लोकसभा के जो सदस्य होंगे यानी 1/4 सदस्य होंगे, यानी लोकसभा में कितने सदस्य है? टोटल 545 है। इनके 1/4 सदस्य एक प्रस्ताव बनाएंगे, उस प्रस्ताव पर 1/4 सदस्य साइन करेंगे और लोकसभा के अंदर इसको रखेंगे, इस प्रस्ताव को रखेंगे। लेकिन दोस्तों 1/4 सदस्यों वाला जो प्रस्ताव लाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होगी कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। क्या हुई बात? जो भी सदन लाता है, चाहे राज्यसभा लाए चाहे लोकसभा लाए, जो सदन लाएगा वो उस सदन के कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों द्वारा एक प्रस्ताव बनाया जाएगा, उस पर साइन किए जाएंगे 1/4 सदस्यों का, और उस प्रस्ताव से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को यह सूचना देनी होगी कि आपके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा रही है। अब मान लीजिए 14 दिन पहले सूचना दे दी,
और लोकसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव भी बनकर तैयार हो गया। फिर क्या होगा, इसमें चर्चा होगी लोकसभा के अंदर, और चर्चा के बाद अगर लोकसभा के कुल सदस्यों का 2/3 यानी 2/3 सदस्यों ने इस प्रस्ताव को अगर पारित कर दिया तो फिर ये यहां से दूसरे सदन में आएगा, यानी संसद के दूसरा सदन यानी राज्यसभा में आएगा। समझ में आ गया होगा आपको। यानी मान लीजिए लोकसभा ला रही है तो लोकसभा को 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी, फिर कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव तैयार करना होगा, और फिर उस प्रस्ताव को अगर कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों ने पारित कर दिया तो उसके बाद वो संसद के दूसरे सदन में प्रस्ताव जाएगा। अब दूसरा सदन जो कि जांच सदन कहलाता है, जांच सदन कहलाता है, और जो आरोप लगाता है वो सदन यानी जो प्रस्ताव लाता है वो सदन आरोपी सदन कहलाता है, आरोपी सदन। अब दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन जो भी राष्ट्रपति पर आरोप लगाए गए हैं पहले सदन के द्वारा, उन आरोपों की जांच करेगा। क्या करेगा? जांच करेगा दूसरा सदन। जिस वक्त जांच चल रही होती है उस समय राष्ट्रपति को उस सदन में उपस्थित होने और अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है, यानी दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, उसमें उपस्थित हो सकता है। ठीक है। अब दूसरा सदन जांच करेगा। जांच करने के बाद अगर दूसरे सदन के 2/3 सदस्यों ने इस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति हटा हुआ माना जाता है, और अगर नहीं करते हैं तो ये जो प्रस्ताव है वो यहीं पे रद्द हो जाता है। तो ये है महाभियोग प्रक्रिया। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग, किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है। जो भी सदन लाता है वो आरोपी सदन कहलाता है, जो दूसरा सदन होता है वो जांच सदन कहलाता है। जो सदन महाभियोग ला रहा है वो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देगा, फिर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर वाला जो प्रस्ताव होगा वो तैयार किया जाएगा, और फिर उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। जब पहले सदन में 2/3 सदस्यों द्वारा पारित हो जाएगा तो वो संसद के दूसरे सदन में जाएगा, जिसे जांच सदन कहते हैं। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर जो भी आरोप लगाए गए पहले सदन के द्वारा उनकी जांच करेगा, और जांच के दौरान राष्ट्रपति को उस सदन में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। जांच के बाद अगर दूसरे सदन को भी ये लगे कि आरोप सही है और अगर उस सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति हटा हुआ माना जाएगा। ये थी महाभियोग प्रक्रिया, जिसका उल्लेख आर्टिकल 61 के अंदर किया गया है। दोस्तों, इसी महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा जब हम राष्ट्रपति को हटाते हैं तो इससे जुड़े कुछ कथन हैं जिनको ध्यान में रखना। दोस्तों, ये जो महाभियोग की प्रक्रिया चलती है इसमें भाग कौन ले रहा है? संसद के दोनों सदन भाग ले रहे हैं। यानी इस महाभियोग प्रक्रिया से जब हम राष्ट्रपति को हटाते हैं तो इसमें जो भाग लेते हैं वो कौन कौन होते हैं? संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। यानी महाभियोग प्रक्रिया के अंदर कौन भाग लेते हैं? संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी सदस्य का मतलब हो गया, यानी जब हम निर्वाचन पढ़ रहे थे इनका तब कहा था केवल निर्वाचित सदस्य, और अब हम कह रहे हैं कि संसद के सभी सदस्य राष्ट्र ये जो महाभियोग प्रक्रिया है इसमें भाग लेते हैं। सभी सदस्य का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्टेड है वो भी आ गए और जो नॉमिनेटेड है वो भी आ गए। सभी संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे, यानी जो 545 प्लस 245 यानी जो 790 है वो सारे के सारे इसमें भाग लेंगे। दूसरा इसमें जो कथन आता है वो है कि इसमें राज्य विधानसभा के विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेंगे। राज्य
विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते। दूसरी क्या बात बताई गई है कि राज्य विधानमंडल, विधानमंडल का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी विधान परिषद और विधान सभा। विधान परिषद और विधान सभा, इन दोनों से मिलकर के विधानमंडल बनता है। तो राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेंगे। जबकि हम जब चुनाव की बात कर रहे थे राष्ट्रपति की, तब कहा था राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन होने वाला है, इसको देख लेना कि महाभियोग प्रक्रिया में, यानी यहाँ पर बात आ रही है नॉमिनेटेड की, किसकी आ रही है? जो मनोनीत सदस्य उनकी बात आ रही है, क्योंकि मनोनीत सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के ये इस महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरी बात, राज्य विधानसभा के सदस्य निर्वाचन में तो भाग ले रहे थे, लेकिन उसको हटाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो ये इन्हीं से जुड़ी दो कथन है जो ध्यान में रखना। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 62 की। आर्टिकल 62 दोस्तों, ये जब राष्ट्रपति का पद अचानक से खाली होता है तो उसको किस प्रकार से भरा जाएगा, किस प्रक्रिया से भरा जाएगा, इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 62 में। यानी राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति जो है उसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति का उल्लेख आर्टिकल 62 में किया गया। दोस्तों, आकस्मिक रिक्ति कब होती है? कई कारण हैं इसके पीछे। देखो, एक पहला कारण है समावधि समाप्ति। दूसरा कारण त्याग पत्र। तीसरा कारण पद पर रहते अगर मृत्यु हो जाती है। और चौथा कारण महाभियोग। ये कई कारण हैं जिससे अचानक राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। अगर दोस्तों समयावधि समाप्ति, त्याग पत्र, मृत्यु या महाभियोग प्रक्रिया, मान लीजिए समाअवधि समाप्त होती है, तो इसके लिए आर्टिकल 62 में यह प्रावधान कर दिया कि राष्ट्रपति की समयावधि समाप्ति से पहले ही नए निर्वाचन करवा लेने होंगे। क्या कहा गया आर्टिकल 62 में? कि राष्ट्रपति की जो समयावधि है वो समाप्त होने से पहले ही नए निर्वाचन करवा लिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस नए निर्वाचन नहीं करवाए पाए तो फिर क्या करेंगे? तो ये प्रावधान कर दिया कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेगा। ये प्रावधान कर दिया समावधि समाप्ति होने पर। क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की समयावधि समाप्ति से पहले नए चुनाव करवा लिए जाएंगे। बाई चांस अगर नहीं हुए तो वर्तमान राष्ट्रपति ही अपने पद पर जब तक बने रहेंगे तब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेगा। लेकिन ये जो तीन अन्य कारण हैं, त्याग पत्र यानी राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे देता है समयावधि से पहले, या राष्ट्रपति की समयावधि से पहले पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है,
या उसे महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया गया, यानी अचानक से अगर पद खाली हो जाए तो फिर क्या करें। तो इसके लिए आर्टिकल 62 में उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार से अगर पद खाली होता है तो 6 माह के भीतर भीतर चुनाव करवा लिए जाएंगे। 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का पुनः चुनाव करवा लिया जाएगा। अब मान लो जो नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आता है वो जिस तिथि को पद ग्रहण करेगा उससे 5 वर्ष तक अपना कार्यकाल होगा, न कि शेष अवधि के लिए। क्या बोला गया है, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, उसने 2.5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, उसके शेष कितने बच गए, 2.5 वर्ष। अब 2.5 साल होते या तो उसकी पद पर रहते मृत्यु हो गई या त्याग पत्र दे दिया, तो 6 माह के अंदर चुनाव होने या दोबारा चुनाव किए जाएंगे। यह आर्टिकल 62 में प्रावधान किया गया। तो जब तक ये चुनाव नहीं होंगे, यानी इन 6 माह के अंदर, इस समय तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना देंगे, लेकिन जैसे ही मान लीजिए महीने या 2 महीने में चुनाव हो जाते हैं और नया राष्ट्रपति बन के आता है, यानी 3 साल हो गए, ठीक है, 2.5 साल इसने कार्यकाल पूरा कर लिया, 3 साल इनके चुनाव में प्रक्रिया में लगे, 6 माह, और इस प्रकार से 3 वर्ष पूरा हो गया। अब 3 वर्ष तो ये गए 5 साल में से, तो नया जो राष्ट्रपति चुनकर आएगा उसका कार्यकाल क्या 2 वर्ष का ही होगा? ऐसा नहीं है, चाहे आगे शेष कितनी भी अवधि बची हो, अगर नया राष्ट्रपति चुनकर आता है तो वो जिस तिथि को शपथ लेगा उससे 5 वर्ष का कार्यकाल होगा उस तिथि से। तो त्यागपत्र या मृत्यु या महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा जब पद खाली होता है तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाने होते हैं। इस समय राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कौन करेगा उसका उल्लेख भी आर्टिकल 62 में किया गया है। इसमें बताया गया है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है त्यागपत्र, मृत्यु या महाभियोग के द्वारा, तो 6 माह के अंदर चुनाव होंगे। जब चुनाव होंगे उस समय राष्ट्रपति पद का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। क्या कहा गया, राष्ट्रपति पद का निर्वहन कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। अगर बाई चांस उपराष्ट्रपति अपने पद पर है ही नहीं तो फिर कौन करेगा, तो मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद का निर्वहन करेगा। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो फिर क्या करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति पद का निर्वहन करेगा। क्या कहा गया, त्यागपत्र, मृत्यु, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है अचानक, तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाने और उस दौरान राष्ट्रपति पद का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति पद का निर्वहन करेंगे। और आप ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वरिष्ठतम न्यायाधीशों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, ये कभी खाली नहीं है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का निर्वहन करते हैं, उस दौरान राष्ट्रपति को जो शक्तियां मिलती है, जो विशेषाधिकार मिलता है, वो ही सेम के सेम इनको मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश एक बार राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया था, बात है 1969 की। 1969 की हमारे देश के जो तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी पद पर रहते मृत्यु हो जाती है। तो जब राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी उस समय उपराष्ट्रपति थे वी.वी. गिरी। इन्होंने राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया था। लेकिन आप जानते हैं कि 1969 में राष्ट्रपति के नए चुनाव होने थे, तो वी.वी. गिरी ने चुनाव लड़ने के चक्कर में उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया। तो जब उपराष्ट्रपति नहीं बचे, इस स्थिति में फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे
एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति पद का निर्वहन किया था। ऐसी कंडीशन सिर्फ एक बार हुई है। तो राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति होती है, तो इस प्रकार का प्रावधान आर्टिकल 62 के अंदर किया गया है। दोस्तों ये थे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल, जो हमने आर्टिकल 52 से 62 तक लगातार जो आर्टिकल इन पर तो चर्चा कर लिया, लेकिन दोस्तों आर्टिकल 71 पर भी अभी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यह भी राष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 71 दोस्तों, हमने राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52 से 62 तक बात की थी। 63 से उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल आ जाते हैं, लेकिन ये जो आर्टिकल 71 है ये राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। इनको इन्हीं के साथ पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 71 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी क्या कहा गया है इसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह कहा गया आर्टिकल 71 के अंदर कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के साथ साथ यहाँ लिखा गया है उपराष्ट्रपति का नाम भी आता है। यानी राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होते हैं उनकी जांच कौन करेगा, हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, ये इसकी जांच करेगा और अपना अंतिम निर्णय देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि विवाद से संबंधित जो याचिका होती है वो केवल उम्मीदवार यानी जो प्रत्याशी होता है राष्ट्रपति पद के लिए, वो प्रत्याशी ही दायर कर सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी विवाद की जो याचिका है, याचिका सिर्फ कौन दायर कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार दायर कर सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। यानी विवाद की याचिका कौन दायर कर सकता है, सिर्फ उम्मीदवार दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, इसके अलावा और व्यक्ति नहीं कर सकता है। और दूसरी बात इसमें यह लिखी है कि निर्वाचन को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल में पद खाली है। क्या कहा गया है, केवल इस आधार पर निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में पद खाली है। क्या कहा गया है कि केवल इस आधार पर निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल में पद खाली है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव के समय किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो उसका असर राष्ट्रपति के चुनाव पर नहीं पड़ेगा। जिस राज्य की विधानसभा भंग है उस विधानसभा की जो निवर्तमान विधायक होंगे वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, यानी वो वोट नहीं दे सकते।
बस इतना सा समझाया गया है यहाँ पे कि निर्वाचक मंडल में पद खाली है, इस आधार पर निर्वाचन को हम चुनौती नहीं दी जा सकती, और विवाद की याचिका सिर्फ उम्मीदवार दायर करेगा, अन्य व्यक्ति दायर नहीं करेगा। तीसरा इसमें प्रावधान ये किया गया है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट ने जांच की, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जांच की और उसने अवैध घोषित कर दिया निर्वाचन। क्या कर दिया? अवैध घोषित कर देता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जांच की और उसे अवैध घोषित कर दिया। तो क्या अवैध जिस तिथि को घोषित किया उस तिथि से पहले तक राष्ट्रपति ने जो भी आदेश दिए या जो भी कार्य करवाए, क्या वो भी अवैध घोषित किए जाएंगे? बिल्कुल नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये निर्वाचन गलत तरीके से हुआ है और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन जिस दिन घोषित करेगा, अवैध घोषित करेगा, उस दिन से पहले तक जो भी राष्ट्रपति के द्वारा आदेश या कार्य किए करवाए गए हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट अवैध घोषित नहीं कर सकता है। तो आर्टिकल 71 यही कहता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद है उनकी जांच सुप्रीम कोर्ट करेगा और विवाद से संबंधित जो याचिका होगी वो केवल कैंडिडेट ही दायर करेगा, अन्य व्यक्ति नहीं करेगा, और इस आधार पर निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल में पद खाली है। यानी निर्वाचन के समय अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग भी है तो उसका असर राष्ट्रपति चुनाव पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। उस राज्य के जो निवर्तमान विधायक होंगे वो इसके निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। तीसरा इसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन को अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन अवैध जिस तिथि को अवैध घोषित करता है उस तिथि से पहले तक राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश या कार्यों को अवैध घोषित नहीं कर सकता। दोस्तों, हमने देखा है राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा है भाग 5 जिसमें संघीय कार्यपालिका थी, और संघीय कार्यपालिका में हमने सबसे पहले बात की थी राष्ट्रपति के बारे में, यानी आर्टिकल 52 से 62 तक और आर्टिकल 71 पर बात की थी। अब राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, पावर्स हैं, उन पर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।